नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 98 देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो दोस्तों, थुलल नृत्य का संबंध किस राज्य से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए दे रखा केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, देखते हैं आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी नृत्य। और अन्य नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश के, गुल्लू हो गया, लंबाड़ी हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों मणिपुर के कौन कौन से नृत्य हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। मणिपुर का काबुई नृत्य हो गया। दोस्तों, थुलल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। केरल के अन्य नृत्य कौन कौन से है दोस्तों? वेलाकाली, कड़ुआ, वेलाकाली और कड़ुआ। और केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। कौन सा नृत्य है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए दे रखा मत्स्य, ऑप्शन बी दे रखा कौशल, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी है मगध। तो मगध का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? अर्थवेद में। इसकी राजधानियां कौन कौन सी थी दोस्तों? राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह और पाटलिपुत्र। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था दोस्तों? मगध के रूप में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और अंग की राजधानी चंपा। ये दोस्तों 16 महाजनपद थे, उसमें से एक है दोस्तों। आपको इनको याद रखना है, साथ में इनकी राजधानी को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? दोस्तों, जल्दी से बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? हर मुश्किल एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। दोस्तों, इसी जोश से हम जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ऑप्शन ए इधर का ओनली वन अर्थ, ऑप्शन बी है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी है टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन डी है लैंड रेस्टोरेशन या डेजर्टिफिकेशन, ड्राउट रेजिलियंस। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? 2023 की थीम थी दोस्तों बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी दोस्तों? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। पर्यावरण दिवस कब मनाया था दोस्तों? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2024 में होस्ट कंट्री कौन सी थी दोस्तों पर्यावरण दिवस की? सऊदी अरब। सऊदी अरब। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन कौन सी थी दोस्तों? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आयोडीन की कमी से हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए देगा एड्रिनलिन,
ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन सी दे रखा थायराइड और ऑप्शन डी दे रखा कैल्शियम। दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सामान्य से दोस्तों थायराइड रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। तो ऑप्शन अपने सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग होता है। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आपको कमेंट करना दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों चार शब्द दिए गए, जिसमें से किस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी है संघवाद, ऑप्शन सी है समाजवादी और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। संघवाद का शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार और राज्य के में बंटवारा किया जाता है दोस्तों। जैसे केंद्र और राज्यों अथवा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का उल्लेख ही समाजवादी का है, धर्मनिरपेक्ष का है, लेकिन संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए देगा 2, ऑप्शन बी देगा 5वीं, ऑप्शन सी देगा तीसरी और ऑप्शन डी देगा चौथी रैंक। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? कौन सी रैंक है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 4वीं रैंक है दोस्तों। फर्स्ट 3 शीर्ष पे किस कौन कौन से देश है दोस्तों? अमेरिका 1 नंबर पे, 2 पे दोस्तों रूस, 3 पे कौन सा है दोस्तों? चीन है। इसमें दोस्तों कुल 145 देशों की उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है दोस्तों। किसके आधार पर? सैन्य ताकत के आधार पर। सैन्य ताकत के आधार पर दोस्तों रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत की रैंक क्या है दोस्तों? नंबर 4 है। दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? ऑप्शन ए देगा 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी देगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी देगा 1978 ईस्वी में और ऑप्शन डी देगा 1975 ईस्वी में। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत ने पहली बार हॉकी का विश्व कप खिताब कब जीता था दोस्तों? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। तो भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल कितने दोस्तों? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। 8 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। इसमें से 6 तो लगातार 1928 से लगाकर 1956 तक, और उसके बाद में दोस्तों एक 1964 में और दूसरा 1980 में। कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों ओलंपिक में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ही का गठन किस वर्ष किया गया है? दोस्तों जल्दी से बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए देगा 1949, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी देगा 1958।
तो डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 ईस्वी में की गई थी। तो डीआरडी की उपलब्धियां देखें दोस्तों, तो इन्होंने कौन कौन सी मिसाइलें बनाई? अग्नि और पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलें बनाई दोस्तों। और हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर, MK1 आदि दोस्तों का निर्माण दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा किया गया दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है दोस्तों? अटल सेतु, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी को महाराष्ट्र में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? 21.8 किलोमीटर। यह पुल दोस्तों मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है दोस्तों। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 21.8 किलोमीटर। इसका नाम क्या है दोस्तों? अटल सेतु। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जल्दी से बताइए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए देगा 1965, ऑप्शन बी देगा 1961, ऑप्शन सी देगा 1975, ऑप्शन डी देगा 1951। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके अपना आंसर जरूर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके दोस्तों। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे दोस्तों? खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1961 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1961 ईस्वी में हुई थी। अन्य खेल पुरस्कार कौन से दोस्तों? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार इत्यादि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी देगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी देगा भगत सिंह, ऑप्शन डी देगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन है। 800 रुपए के अंकित मूल्य पर दो बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपए में बेची गई है, तो दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करें। दोस्तों मैथ्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन टेस्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन टेस्ट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। 800 पे अगर अपन 16% की दो क्रमागत छूट देते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 800 का 16% निकालना है दोस्तों।
तो 800 का 16% कितना होता है? 10% 80 हो जाएगा, और 5% कितना हो जाएगा? 40। 80 और 40 120 हो गया, और 1% कितना है? 8 हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। तो 800 पे 128 की छूट हो जाएगी दोस्तों। तो 800 में से 128 माइनस कर लेना है, तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 672। अब दोस्तों 672 पर 16% की छूट निकालनी है दोस्तों। तो 672 पर 16% निकालना है दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों? 107 आ जाएगा, 107.5 आ जाएगा। तो 672 में से 107.5 माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना आ रहा है? 564 आ रहा है। लेकिन दोस्तों बेचने के बाद भी, छूट देने के बाद भी क्या आ रहा है ऑप्शन दोस्तों? 512 आ रहा है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 20% वाला देखते हैं दोस्तों। तो 800 पे 20% की छूट, 800 का 20% कितना होता है दोस्तों? 160 होता है। तो 800 में से 160 को अपन माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। तो 640 का 20% कितना होता है दोस्तों? 128 होता है। तो 640 में से 128 को अपन घटा लेंगे दोस्तों, तो कितना आ रहा है? 512 आ रहा है। तो अपने राइट ऑप्शन मिल गया दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 20%। तो ये तो हो गया आपके ऑप्शन टेस्ट मेथड, जिसमें आपको लॉजिक के माध्यम से दोस्तों, कॉमन सेंस के माध्यम से, यदि आप पहले ही 20% करते तो जल्दी से आपके आंसर निकल जाता। और यदि आप इस प्रोसेस से करोगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। उसकी समीकरण भी बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अपन छूट को मान लेते हैं X%। तो दोस्तों 800 पे 2 छूट दी जा रही है, तो 100 माइनस X% बटा में 100 हो जाएगा, इंटू में 100 माइनस X% बटा में 100 आ जाएगा, बराबर में दोस्तों 512 हो जाएगा। तो इस समीकरण को दोस्तों आगे सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 512 डबल जीरो इधर आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आगे सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बच जाएगी 8x² माइनस 1600x, ये प्लस में 5 51,200 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 28,800 हो जाएगा। आगे और सोल्व करेंगे दोस्तों, तो x² माइनस 200x प्लस में 3600 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस समीकरण को आगे सोल्व करेंगे तो अपने x का मान आ जाएगा 20%। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से दोस्तों मैं आपको पूरा सोल्व करके नहीं बता सकता हूँ। दोस्तों मैंने जो मेथड बताया आपको उसी मेथड से करना है, ऑप्शन टेस्ट के माध्यम से ही करना है। उस ऐसा लेंदी सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, तो आपको उसको इस प्रोसेस से सोल्व नहीं करना है। जो कि आपको फर्स्ट मेथड बताया उसी से सोल्व करना, ऑप्शन टेस्ट के माध्यम से, जिससे कि आपके समय की बचत होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? तो दोस्तों समान ब्याज दर पर 10 वर्ष में राशि स्वयं की 2 गुना हो रही है, तो अपन वो राशि मान लेते 100 रुपए, जो कि 10 वर्षों में 2 गुना यानी 200 हो रही है। तो ब्याज दर कितने हो जाएगी दोस्तों? 10% ब्याज दर हो जाएगी। दोस्तों वो कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुना, 100 का 3 गुना यानी कि 300 रुपए। दोस्तों कितना बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है। तो 10% की दर से दोस्तों 200 रुपए बढ़ने में कितना समय लगेगा? 20 वर्ष का समय लगेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 20 वर्ष का समय लगेगा। दोस्तों इसको आप सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, या मैंने जो तरीका बताया उस माध्यम से भी आप इस सवाल को
कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालना है और इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:2 दे रखा है। तो दोस्तों अपन लंबाई और चौड़ाई को 3x और 2x मान लेते हैं दोस्तों। सूत्र है आयत का परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में दोस्तों कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 3x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर इधर 2 इधर भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 30/5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोस्तों अनुपात में मान निकाल लेंगे। x का मान रखेंगे 3 × 6 बराबर में लंबाई आ जाएगी अपने पास 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकाल लेंगे तो 2 × 6 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों लंबाई दे रखी है 18, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 12। 18 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु की वर्षों में गणना करनी है दोस्तों। 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 24 छात्रों की एवरेज आयु दोस्तों 15 वर्ष है। जब दोस्तों इसमें शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो 24 छात्रों की औसत आयु में वृद्धि कितनी हो रही दोस्तों प्रति छात्र 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 24 छात्रों पर प्रति छात्र 1 वर्ष की वृद्धि होगी तो यानी 24 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों शिक्षक की आयु 15 वर्ष है दोस्तों। औसत आयु दोस्तों सभी की 15 वर्ष है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी दोस्तों 16 वर्ष हो जाएगी। तो शिक्षक की आयु भी कितनी हो जाएगी दोस्तों औसत आयु 16 वर्ष हो जाएगी। 24 और 16 का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी है दोस्तों 40 वर्ष है। 40 वर्ष हो जाएगी शिक्षक की आयु, जिसमें इसको शिक्षक को शामिल करने पर सबकी औसत आयु दोस्तों 1-1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों 24 वर्ष तो ये बढ़ गए और दोस्तों शिक्षक की आयु सबसे पहले 15 वर्ष औसत था जिसमें 1-1 वर्ष सबकी बढ़ी तो शिक्षक का औसत भी 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग करके अपन शिक्षक की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई दोस्तों 40 वर्ष आ गई। या फिर दोस्तों आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। अपन शिक्षक की आयु को x मान लेते हैं। शिक्षक की आयु बराबर में दोस्तों कितनी हो जाएगी x मान लिया। तो प्रश्नानुसार दे रखा है 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। प्लस में दोस्तों x को शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है तो नई औसत आयु कितनी हो जाएगी थी दोस्तों 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी पहले 15 था और अब दोस्तों 16 हो जाएगी। 25 कहाँ से आया दोस्तों 24 तो छात्र पहले से और एक शिक्षक को शामिल किया गया है। तो 24 × 15 करेंगे 360 हो जाएगा। प्लस में x बराबर हम 25 × 16 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 400। तो x बराबर 400 में से 360 माइनस हो जाएगा तो भी दोस्तों आपके 40 वर्ष ही आ रहा है। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड था उसमें अपना कॉमन सेंस यूज करके उसको सोल्व करना था और ये दोस्तों समीकरण के माध्यम से अपने सोल्व किया है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें
जिसमें संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए संख्या युग्म की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो दोस्तों 10 का संबंध 17 से जिस प्रकार है उसी प्रकार का संबंध इन चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो जल्दी से निकालिए आंसर और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 10 और 17 में किस प्रकार का संबंध है? 3 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, कितना होता है? 9 होता है। प्लस में क्या कर रखा है? 1 बराबर 10 आ रहा है। आगे दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस में 1 कर रखा है तो कितना हो गया दोस्तों? 17 आ रहा है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 35 और 50 में कोई संबंध नहीं बन रहा है। 20 और 25 में भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। 26 देखते हैं दोस्तों तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में 1 करते हैं दोस्तों तो 26 आ गया। आगे 37 को देखते हैं दोस्तों तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस में 1 किया तो 37 आ गया दोस्तों। अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 का संबंध किससे है दोस्तों? 37 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्षों की एक पंक्ति में आम का वृक्ष दोनों छोर से 13वां स्थान है दोस्तों। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों एक पंक्ति में दोस्तों आम का वृक्ष दोनों छोर से कौन से स्थान पे? 13वें स्थान से। लेफ्ट साइड से भी 13वां स्थान है और राइट साइड से भी 13वां स्थान है। तो दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे दोस्तों, विपरीत हो दोस्तों क्या होता है? दोनों जुड़ जाते हैं। 13 लेफ्ट साइड से जोड़ दिया दोस्तों, 13 और 13 26 हो जाएगा। उसमें से एक को माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर अपना आ जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। एक माइनस क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ये 13 जो 13वां स्थान पे जो आम का वृक्ष है ये दोनों तरफ से गिनती में काउंट हो रहा है दोस्तों, लेफ्ट साइड से भी काउंट हो रहा है और राइट साइड से भी काउंट हो रहा है। तो दोस्तों इसको एक बार घटा दिया है, तो अपने राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 वृक्ष हो जाएंगे। टोटल पंक्ति में कितने वृक्ष है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 25 वृक्ष। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्या संबंधित है। दोस्तों दो समुच्चय दे रखे हैं, 2 114 और 19 दे रखा है, और 12 216 और 6 दे रखा है। तो इन समुच्चय का संबंध जिस प्रकार से दोनों का है उसी प्रकार का संबंध इन चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट बेस पे आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखा जा सकता है। दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतने ही आप बेहतर होते चले जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 × 19 कर रखा है दोस्तों। दोस्तों 2 × 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 को दोस्तों 3 से गुना कर दिया दोस्तों तो कितना आ गया? 114 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों 12 × 6 कर रखा है दोस्तों, तो 12 × 6 कर दे दोस्तों तो कितना आता है? 72 आता है। इंटू में दोस्तों 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 216 आ गया। तो मध्य वाली संख्या आ गई दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 8 और 6 का गुणा करते हैं दोस्तों, तो 8 × 6 8 संग 48। 48 को दोस्तों 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों? 144। तो दोस्तों अपने पहला ऑप्शन ही राइट हो गया, आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है।
उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो दोस्तों असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो के का क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद कितना, एन का क्रमांक 14, क्यू का क्रमांक 17, टी का क्रमांक 20 और डब्ल्यू का क्रमांक 23। दोस्तों क्या हो रहा है, +3 +3 +3 और +3 हो रहा है। अगला देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी देखें, तो सी का क्रमांक 3 होता है, जी का क्रमांक 7 होता है, आई का क्रमांक 9 होता है दोस्तों, एल का क्रमांक 12 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है। तो प्लस में पहले क्या हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है, उसके बाद में प्लस में 2 हो रहा है, तो ये क्रम नहीं हो रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, डी का क्रमांक 4 है, जी का क्रमांक 7 है, जे का क्रमांक 10 है, एम का क्रमांक 13 है, पी का क्रमांक 16 है। इसमें भी श्रेणी चल रही +3 की। तो दोस्तों अपने ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, इसमें ये श्रेणी क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी अपने गलत हो जाएगा दोस्तों, जो कि चारों अक्षर समूह में से असंगत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। दोस्तों एक समीकरण दे रखी है दोस्तों, इसको आपको पूरा करना है दोस्तों। सबसे पहले जेड के बाद स्पेस दे रखा है दोस्तों, उसके बाद यू एम दे रखा है, उसके बाद स्पेस ए एफ दे रखा है, उसके बाद स्पेस एम ए और एम दे रखा है। दोस्तों रिक्त स्थान को आपको पढ़ना है, एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को आपको देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले जेड लिख रखा है दोस्तों, उसके बाद 2 स्पेस दे रखे, यू एम दे रखा है, उसके बाद इस पे ए एफ दे रखा है, उसके बाद स्पेस एम स्पेस ए डबल स्पेस और अंत में एम दे रखा है। तो कुल कितने अक्षर समूह हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अक्षर है दोस्तों। तो इनको अपन को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 के 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 3 के 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 5 5 के हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जेड दे रखा है, तो यहाँ पे अपन जेड भरते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी अपन जेड को रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में ए दे रखा है दोस्तों, तो उसके बाद में ए लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी ए हो गया, यहाँ पे भी ए हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ए है, तो आगे एफ आएगा, तो एफ आ जाएगा दोस्तों। एफ के बाद में यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एफ और यू आ जाएगा दोस्तों। पैटर्न बढ़ा, जेड ए एफ यू एम, जेड ए एफ यू एम, जेड ए एफ यू एम। क्या पैटर्न बन रहा है दोस्तों, जेड ए एफ यू एम। ये क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है पैटर्न। दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा, सबसे पहले ए आया, फिर उसके बाद एफ आया, तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, ए एफ जेड। फिर दोस्तों क्या आया, यू आया, फिर जेड आया, एफ आया, फिर यू आया दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों इसमें 5 का पैटर्न नहीं बन रहा होता, तो फिर अपन 3 3 के ब्लॉक बनाते और उसमें पैटर्न को देखते दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज 98 नंबर का मॉडल पेपर था, 2 मॉडल पेपर और देखेंगे दोस्तों इस सीरीज में। फिर उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट वाइज भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।